नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। कोलकाता में आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि संघ की प्रार्थना में हम रोज भारत माता की जय कहते हैं। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो रही है। भारतवर्ष विश्व गुरु बने, भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कर्तृत्व से भारत ऐसा बना है। क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं बल्कि भारत एक स्वभाव का है, एक परंपरा का नाम है। वो परंपरा और वो स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व का गुरु एक बार फिर से बने। इसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करने का काम संघ कर रही है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला, संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला, संघ किसी परिस्थिति की प्रक्रिया में नहीं शुरू हुआ और ना ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा है। ये संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति, संरक्षण के लिए चला है। इसलिए बीजेपी के लेंस से आरएसएस को देखना गलत है। दूसरा संगठन नहीं, और इसलिए संघ को जानना है तो तुलना करते हैं तो गलतफहमी होती है। हम लोग संचालन करते हैं गणवेश में, उसको देखकर अगर आप सोचने लगे कि एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो वो गलत हो जाएगा। इतनी सारी सेवा करते हैं स्वयंसेवक, 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश भर में बिना सरकार का पैसा लिए चलाते हैं। अब कोई भी कह सकता है कि संघ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलती होगी। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है। इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना, तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है, वो अनुभव करना पड़ता है। क्योंकि आखिर देखने वाला भी अपनी अपनी दृष्टि से देखता है। वहीं कांग्रेस के सांसद बार बार आरएसएस को लेकर दिए गए बयानों को लेकर अब सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष को भी घेरा। कल राहुल गांधी जी ने एक विषय कहा था कि सारी संवैधानिक संस्थाएं आपने करप्ट कर दी। मैंने पूरा बताया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के पहले क्या नियम थे। उन्होंने ये कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए। और देखिए, अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए संघ का उद्देश्य मुख्य क्या है। मातृभूमि के प्रति वो समर्पण है और लगातार संघ के प्रति जो यहाँ पर रिएक्शन है वो सामने। अनुशासन और संयम बनाना संघ का यहाँ पर कर्तव्य है। साहस और वीरता का संचार करना भी संघ का एक महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है। देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण। साथ ही आपको बता दें कि संघ का जो मुख्य उद्देश्य है वो लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। मातृभूमि के प्रति समर्पण, अनुशासन और संयम बनाना, इसके साथ ही साहस और वीरता का संचार करना भी संघ की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जहां पर देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना। और अब इसी को लेकर खूब जोरों के साथ सियासत भी शुरू हो चुकी है, जहां पर मोहन भागवत की तरफ से जैसे ही ये बयान स्टेटमेंट दिया गया एक मंच के पर कि संघ को बीजेपी के लेंस से देखना गलत है, तो उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में अब बीजेपी और यानी कि जिस भी राज्य में बीजेपी की सत्ता है वहां पर सत्ता और संगठन अलग अलग तरीके से काम करेंगे, या किसी तरह से कोई भी यहां पर चीजें देखने को मिलेंगी जो आने वाले समय में दोनों ही दलों के लिए सही नहीं होंगी। अब ऐसे में सवाल उठ जाता है कि संघ पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप आखिर किस पर और क्यों है। साथ ही सवाल यह भी कि हिंदू समाज की बात, ये समावेशी राष्ट्रवाद या फिर सांस्कृतिक राजनीति है, और ऐसे में भारत भूगोल नहीं परंपरा है। क्या ये विचार संविधान से मेल खाता है? क्योंकि मोहन भागवत के इस वाले बयान के बाद से लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जो आरएसएस को बीजेपी से अलग करके देखना आज के राजनीतिक माहौल में क्या संभव हो पाएगा? अगर संघ राजनीतिक नहीं तो उसकी विचारधारा सत्ता तक कैसे पहुंच जाती है? संघ पर गलत
जानकारी फैलाने का आरोप आखिर किसके ऊपर बढ़ा जाता है और वो भी क्यों? हिंदू समाज की बात, ये समावेशी राष्ट्रवाद या सांस्कृतिक राजनीति, भारत भूगोल नहीं परंपरा है, क्या ये विचार संविधान से मेल खाता है? सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि संघ के बढ़ने से किन लोगों की दुकानें बंद होने जा रही है और उसके पीछे की वजह क्या रहेगी, क्योंकि विपक्ष लगातार संघ को इसी चीज को लेकर घेरता है कि वो बीजेपी की कार्यवाहक है और बीजेपी को हमेशा सपोर्ट करती है। जहां पर अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर संघ किसी के विरोध में नहीं है तो विरोध का आरोप हमेशा से न सिर्फ मोहन भागवत बल्कि पूरी संघ पर क्यों लगता है? आरएसएस का सामाजिक कार्य राजनीति से पूरी तरह से अलग कैसे रह सकता है? खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, राकेश शेट्टी कांग्रेस के प्रवक्ता है, डॉक्टर निखिल खत्री समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अनिल गर्ग जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत राकेश शेट्टी जी आप ही के साथ, जिस तरह से मोहन भागवत का ये बयान सामने आया उसके बाद क्या कांग्रेस पार्टी आरएसएस और बीजेपी को अलग नजरिए से देखेगी या अभी भी वही सब विचारधारा की संघ और बीजेपी एक है, या फिर इस तरह के जो आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात आरएसएस को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या वो कहीं पे रजिस्टर्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने सालों से ये सवाल देश की जनता के बीच में है कि आरएसएस ने ना अपने आप को एनजीओ के माध्यम हो, ट्रेड यूनियन के माध्यम हो, ट्रस्ट के माध्यम हो, अपने आप को आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ताकि देश की जनता को ये भी पता नहीं है कि आरएसएस ये क्या देश के संविधान को मानती है कि नहीं मानती जी। क्योंकि हम जब देखते हैं एक संगठन को, आरएसएस आज पूरे देश भर में फैला हुआ है, उनके कार्यकर्ता को हम मिलते हैं, मगर व्हाट इज द फाउंडेशन? आप बेसिक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए आपके संस्था का। दूसरा, आज 52 इयर्स से हम जानते थे कि संघ का जो इतिहास है 2002 तक 52 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होने के बावजूद उन्होंने तिरंगा अपने हेडक्वार्टर्स पे नहीं लगाया। 2 युवकों ने ऑब्जेक्शन करके लगाने की कोशिश की तो उनको जेल में बंद करने का काम आरएसएस ने किया जी। आज तीसरी बात यह है कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करता है और हमारे देश के संविधान में आप देखते हो कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो मेरा तो कांग्रेस पार्टी का ये मानना है आरएसएस देश विरोधी काम कर रहा है। ठीक है, समाजवादी पार्टी से रिएक्शन डॉक्टर निखिल खत्री जी, जो कि कांग्रेस का कहना है कि भाई आरएसएस तो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन सर आरएसएस 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। ये कल्चर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर्ड है। अभी तक की जो जानकारी सामने आ रखी है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का परसेप्शन क्या है? क्या अभी भी वही विचारधारा रहेगी या बदलेगी? आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करता हूँ आज। मैम रितु जी, मैं 2 मिनट लूंगा आपकी। सबसे पहले हम सबको पता है कि 1925 में आरएसएस बनी और इसके बाद 1942 में इनकी भारत छोड़ो आंदोलन में कहीं भी संलिप्तता नहीं मिली, जिससे पता लगता है कि इन्होंने देश की आजादी में कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। और उसके बाद 1948 में पहली बार इनको बैन किया गया, फिर 1975 में इनको बैन किया गया, फिर उसके बाद 1970 में इनका बैन हटा, फिर इनको 1992 में फिर बैन किया गया जून तक 1993 तक। और उसके बाद आपको पता है कि अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। और उसके साथ साथ जब महात्मा गांधी जी पर नथुराम गोडसे जी ने जब गोली चलाई थी तो सरदार पटेल जी ने क्या चिट्ठी किसको लिखी थी? उसमें उस चिट्ठी में क्या था कि अभी तक आपके आरएस वालों ने इतने जहर वाले भाषण बोले हैं और उसी कारण आज ये हुआ है। क्या सरदार पटेल जी ने क्या चिट्ठी नहीं लिखी थी आरएस वालों को? हाँ। और दूसरी बात, जो नथुराम गोडसे के साथ आपको पता होगा, बिजली वालों को पता होगा, पर इस बातों पर कोई बात नहीं करता। 1939 से लेकर 1940 तक नथुराम गोडसे खुद ही आरएसएस के प्रोग्रामों में देखे गए थे, सुने गए थे, जाने गए थे। और जो नथुराम गोडसे के साथ जो उनका भाई था गोपाल विनायक गोडसे, और जो गांधी जी पर जो अटैक हुआ था उसमें वो साथ था इनका भाई गोपाल विनायक गोडसे। और उसने जेल से बाहर आने के बाद क्या बोला कि नथुराम गोडसे अपने आखिरी दम तक आरएसएस के प्रचारक थे। तो सबसे पहले जनता इन चीजों को समझ चुकी है, पर ये लोग, भाजपा के लोग इन चीजों को बाहर नहीं लाते। और दूसरी बात, अब मोहन भागवत जी ने ये बात बोली, अभी तो मैं पॉइंट पर आता हूँ।
मोहन भागवत जी ने ये बात बोली कि आप हमें भाजपा के चश्मे से मत देखिए, तो साफ तौर पर क्या बता रहा है, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी और आरएसएस अलग अलग हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं रितु जी, ये हालांकि हर प्रवक्ता को पता है, जब से मैं कहना चाहता हूँ योगी जी यूपी के सीएम बने हैं और कैसे आरएसएस ने उनको सीएम बनवाया है, तो जी। इसके कारण हम देख रहे हैं कैसे दोनों डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं और कैसे बात नहीं बन पा रही है। हरियाणा में भी एक सीएम थे जिनको आरएसएस ने बनाकर सीएम बनाया, तो उनका नाम मनोहर लाल खट्टर था। अब उन्होंने कहां पहुंचा दिया, प्रदेश से भगाकर उनको सेंटर में बिठा दिया। तो आरएसएस वाले लोग हैं, ये खुद ही बीच बीच में इतना ठीक है। मनमुटाव करते हैं। और अब आरएसएस वालों को पता लग गया है कि कैसे अब बीजेपी का डिक्लाइन चालू हो गया है, तो कम से कम ये अपनी चीज तो सुरक्षित करे कि इन पर भाजपा का थप्पा ना लगे। और इस हमारे मोहन भागवत जी ने ये बात बोली कि आप हमें भाजपा के चश्मे से मत देखिए। ठीक है। रत्नाकर सिंह जी, क्या किसी तरह की कोई खटास के जो यहाँ पर चीजें हैं वो देखने को मिल पा रही है, जिस तरह से मोहन भागवत का ही बयान सामने आया और सवाल ये विपक्ष उठा रहा है कि अगर संघ को बीजेपी के चश्मे से ना देखा जाए तो फिर बीजेपी से ज्यादातर जो नेता होते हैं वो आरएसएस से कनेक्शन क्यों होता है उन लोगों का? मेरी आवाज मिल रही है रितु जी जी? सर, आ रही है। देखिए, सबसे पहले जो ये यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं या देश में लोग जो कांग्रेसी विचारधारा के हैं या कम्युनिस्ट विचारधारा के, उन्होंने संघ के प्रति बहुत सारे दुष्प्रचार किए। पिछले 100 साल में संघ के ऊपर 3 बार इन्होंने प्रतिबंध लगाने का काम किया है जी। और हर बार संघ जो है इन सारी चुनौतियों से बाहर निकल करके और अडिग चट्टान की तरह खड़ा है। और खड़ा किस लिए है? क्योंकि वह समाज को संगठित करने के लिए खड़ा है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए संघ खड़ा है। देखिए, ये आज कितना बड़ा दुष्प्रचार अभी ये चैनल पे बैठकर करते रहते हैं। और ये नकली गांधी लोग, राहुल गांधी हैं, इंदिरा गांधी या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये नकली गांधी लोगों को आज अपना सरनेम बदलने की क्या जरूरत पड़ी? जबकि जिस राहुल गांधी कहते हैं कि मैं राहुल गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं। सावरकर के लोगों ने, सावरकर के वंशज आज भी अपना सरनेम सावरकर लगाते हैं जी। लेकिन ये गांधी जो पंडित नेहरू के वंशज हैं, ये आज गांधी लगाने की जरूरत इनको क्यों पड़ी? क्योंकि इनकी जो मिक्स, जो मैं कहूंगा फिरोज गांधी को गांधी क्यों बनाया गया? फिरोज को इंदिरा जी तो पंडित थी ना, उनको गांधी क्यों लिखना पड़ा? सर, क्या ये तो डिबेट का विषय है? ये मैं अपनी बातें पूरी कर लूं? सर बिल्कुल पूरी कीजिए, लेकिन जो बातें आप रख रहे हैं अभी ये डिबेट का विषय नहीं है, तो अभी पॉइंट पर आइए कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में क्या खटास आ रही है। देखिए, आपकी आवाज, राकेश शेट्टी जी, एक सेकंड लौट रही हूँ, रत्नाकर सिंह जी से सवाल है। राकेश शेट्टी जी लौट रही हो। रत्नाकर सिंह जी, मैं अपनी बातें पूरी कर लूं? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी सर, आ रही है, आप अपनी बात रखिए। जी, संघ देखिए, निश्चित रूप से संघ जो है वह अपना राष्ट्रवाद की नीति को लेकर के आगे बढ़ता है। और आज आपको भी पता होगा कि संघ के लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता पूरे देश में है और 35,000 सामाजिक कार्यक्रम जो है हर प्रतिवर्ष जो है संघ चलाता है। और पूरे देश में विद्या भारती के तहत 12,754 स्कूल जो है ये पूरे देश में है। तो निश्चित रूप से संघ जो इस देश के लिए काम कर रहा है, जो संघ ने इस देश के लिए कार्य किए हैं, वह अद्वितीय है, अतुलनीय है। ये चाहे लाख कोशिश कर लें संघ को बदनाम करने के लिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा मैं रितु जी, देखिए ये बार बार बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ जो है वो सरकार बनाई। अब मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के, ये तो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भी इस चीज की जानकारी होगी शायद, लेकिन वह गलत तथ्य जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कृषक प्रजा पार्टी के साथ वहां पे सरकार बनाई थी और जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग, उसको हटाने के लिए एक वहां पे सरकार बनाई थी और कृषक प्रजा पार्टी जो है वह किसानों की पार्टी थी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है दुष्प्रचार कर रही है। और ये अभी कह रहे थे गांधी जी की हत्या में, अभी यहाँ पे सपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं ये कह रहे थे गांधी जी की हत्या में शामिल थे संघ के लोग। अरे भाई, आप लोगों ने तो संघ पे प्रतिबंध लगाने की लाख कोशिशें की, उसके बाद प्रतिबंध भी लगाया, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ गया। संघ का कोई इन्वॉल्वमेंट गांधी जी की हत्या में नहीं था। और संघ जो है गांधी की हत्या में कोई भी संघ का कार्यकर्ता ना इन्वॉल्व था
और दिखाइए ये आपने प्रूफ पार्टी भी की। हुआ। बाद में कोर्ट ने जो आरोप ठीक है ये सर, लगाए राकेश थे, शेट्टी जी उसमें अपनी सब बात लोगों को रखिए बरी फिर भी से। किया गया। देखिए सच्चाई ये है रितु जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे। ठीक है सर, वो ठीक करवाते हैं। राकेश शेट्टी जी। सच्चाई ये है कि संघ के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था वो तब के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने लगाया, और अगर इनको किसी ने राहत दी है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज का डिबेट का मुख्य जो आज टॉपिक ये है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब ने ये कहा कि बीजेपी के लेंस से आरएसएस को ना देखा गया। इसका इशारा एप्स्टीन फाइल से लेके है, जिसमें आप जानते हैं कि पूरे यूएस ने अभी इसको ओपन कर दिया है और उसको डी क्लासिफाई करने का काम किया है। तो उसमें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का नाम होगा, एक एक्स मिनिस्टर का भी नाम उसमें है ऐसा बताया जा रहा है, इसलिए वो ये कह रहे हैं क्योंकि आरएसएस के चीफ ये कहना चाहते हैं कि वो साफ सुथरे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर दाग है, इसलिए आप बीजेपी के लेंस से आरएसएस को मत देखिए। और दूसरी बात, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने दामन में, आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर जिन लोगों को नेचुरल करप्ट पार्टी बोलते थे और जिनको जेल भेजने वाले थे, वो सभी नेताओं को इन्होंने अपने पार्टी में शामिल किया। निश्चित तौर पर वही सवाल रत्नाकर सिंह जी से था मेरा। ऐसे में अनिल, ठीक है सर, अनिल गर्ग जी आपके पास आते हुए, सर जो ये बयान मोहन भागवत का सामने आया है, तो क्या लग रहा है कि इमेज करेक्शन एक्सरसाइज हो सकता है? नमस्कार रितु जी और सभी दोस्तों को नमस्कार। देखिए, अगर आरएसएस को समझना है तो उसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए। अभी मैं तीनों साथियों को सुन रहा था, तीनों एक एक राजनीतिक पार्टी से, जिस भी राजनीतिक पार्टी की जो भी लाइन रही होगी, प्रवक्ताओं को उसी लाइन पे बोलना भी होता है, उसी लाइन पे करना, काम भी करना होता है। लेकिन आरएसएस की कोई पार्टी लाइन तो है नहीं, तो आरएसएस देश हित में जब जब कोई बात होगी वो उसकी बात करेगा। वो किसी राजनीतिक पार्टी से मैच हो रही है तो वो खुश हो जाएगा, नहीं हो रही है तो नाराज हो जाएगा। आरएसएस का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने भी बहुत सुना आरएसएस कोई पंजीकृत संस्था नहीं है। अरे भाई, आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। आरएसएस से जुड़े हुए जितने सेवा संगठन है सारे पंजीकृत हैं, 100% पंजीकृत है। आप सेवा भारती लीजिए, विद्या भारती लीजिए, सहकार भारती लीजिए, संस्कार भारती लीजिए, कोई भी लीजिए। आरएसएस जिन संस्थानों के माध्यम से देश की सेवा करता है, जिन संस्थाओं के माध्यम से देश की सेवा करता है, वो 100% पंजीकृत हैं। फिर आप कहते हैं आरएसएस पंजीकृत आरएसएस ये रजिस्टर्ड नहीं है सर, क्या आपको ये बात ही नहीं पता है? मेरे दोस्त, आप एक बार जरा दोबारा कर लेना, आप देखना आरएसएस से जुड़े हुए सारे संस्थाएं, सारी संस्थाएं पंजीकृत हैं। आरएसएस से जुड़े हुए नहीं सर, आरएसएस के बारे में आप आइए। आरएसएस के बारे में बताइए सर, क्या आरएसएस जुड़ा हुआ है? आरएसएस रजिस्टर्ड है? आप खाली ये बात बता दीजिए, बात खत्म। छोटी सी बात सर, ये सुनने की। आप क्यों गोल गोल बोल लीजिए, मैं बाद में टॉपिक को घुमा रहे हो? आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा। मैं बोलूं? जी सर, अपनी बात रखिए। अगर आप ना समझने की कोशिश कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप वो बात बोल ही नहीं पाएंगे जो आपकी पार्टी लाइन से अलग होगी। आप ठीक भी समझते होंगे तब भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपको पार्टी लाइन के अनुसार ही बात करनी है। मेरे पास तो कोई पार्टी लाइन का नहीं है, ना भागवत जी के पास कोई पार्टी लाइन का कोई क्या बोलते हैं बंधन है, ना मेरे पास है। हम लोग वो बात बोलेंगे जो हमें लगता है देश हित में है, समाज हित में है, और जो हमें ठीक लगती है। आपको लगती नहीं लगती, इससे हमारा सरोकार नहीं है। आपकी, मैं अभी बात कर रहे पार्टी लाइन की, उन्होंने क्यों बोला, अब उस पर बात करते हैं। देखिए, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ रितु जी। अभी भारत सरकार ने किसान कानून से लेके किसानों से जुड़े हुए 3 कानून पास किए थे, हम सबको याद है, और एक बड़ा लंबा आंदोलन चला। आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था भारतीय किसान यूनियन, जो किसानों की सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने इन कानूनों का विरोध किया था। उनको कहना था ये कानून में संशोधन होना चाहिए, इन कानूनों को और ज्यादा रेक्टिफाइड होना चाहिए। अब क्या कहना पड़ेगा, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं। आरएसएस समाज की जो भी संस्थाएं काम करती हैं, उनको लगता है कि भारतीय किसान यूनियन की जो मैं बात कर रहा हूं, उनको लगा किसानों का इसके साथ सरोकार है और किसानों से जुड़ी हुई बात है, इसमें संशोधन होना चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी नाराज हो तो हो, उनको लगता है। ऐसे ही भारतीय मजदूर संघ मजदूरों का भारत में सबसे बड़ा संगठन है, तो समय समय पर वो जो कार्य करता है, वो जो मांग करता है, वो मजदूरों के हित में करता है। वो सरकार उसको अच्छा माने ना माने, उसको कोई सरोकार नहीं। ऐसे ही माननीय मोहन भागवत जी का कहना है कि हम जो कार्य करते हैं वो भारत हित में होता है, वो किसी पार्टी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के इसलिए देखा जाता है आरएसएस को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश हित के कार्य के लिए
आरएसएस से कुछ कार्यकर्ताओं की मांग करती है अपने संगठन के लिए, और वो भारतीय जनता पार्टी में संगठन में कार्यकर्ता भेजते हैं। एक प्रश्न के उत्तर में तो भागवत जी ने कहा था, अगर कांग्रेस चाहे तो कांग्रेस मांगे तो उस पर विचार कर लेंगे, मांगे तो सही। अगर वो मांगेगी नहीं तो हम जबरदस्ती अपना कार्यकर्ता थोड़ी वहां भेजेंगे। ठीक है सर। देखिए, आरएसएस विशुद्ध रूप से एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जो देश हित के लिए काम करता है, हिंदुत्व के लिए काम करता है, भारतीय संस्कृति के लिए काम करता है, और उसके साथ जो जो होना चाहिए वो सब वो करता है। अब इसमें ठीक है, आरएसएस सीधे तौर पर इसको पार्टी का बात कोई है। हिस्सा नहीं है। ऐसे में निखिल खत्री जी, लॉटरी सर मैं आपके पास माफी के साथ आपको बीच में इंटरप्ट किया। निखिल खत्री जी, ये 2027 में विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश में, तो अब ऐसे में ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि मोहन भागवत की तरफ से जो ये बयान सामने आया है ये पिछड़े और अल्पसंख्यकों को कंफ्यूज कर सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका नुकसान फिर आप लोगों को हो? सबसे पहले ऋतु भंडारी जी, आपका और आपके हिंदी खबर का बहुत 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 हमारी पार्टी की तरफ से मैं आपका आभार करता हूँ कि आपने हमेशा अहम मुद्दों को जनता के बीच रखा है। और इसके साथ साथ राजनीति से अनिल गर्ग जी से कहना चाहता हूँ कि समाज पार्टी की एक ही पार्टी लाइन है कि कैसे सच बोला जाए। और दूसरी बात, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, तो जितनी मैंने अब तक फैक्ट बताई तो इन्होंने किसी फैक्ट पर ये बोल नहीं पाए, क्योंकि इन्हें पता है कि हमने सारी सच्चाई बोली थी, तो इन पर ये बिल्कुल मौन हो गए। और दूसरी बात, आप 27 की बात कर रहे हो, तो 27 में जैसे कि अभी हमने देखा, इन्होंने 24 में क्या खबरें फैला दी कि आरएसएस की नहीं सुनी गई, बीजेपी की सुनी गई। कैसे बीजेपी ने आरएसएस की एक महीने सुनी, इस बार इतनी सीट आ गई, तो ये खुद ही इतने कंफ्यूज हो चुके हैं। और मैं बता दूं, ये बीजेपी आरएसएस की कोई बात नहीं है, आरएसएस कुछ करे, आरएसएस हालांकि एक संगठन हो सकता है, पर हमारी पार्टी उसकी विचारधारा से नहीं है, तो जी। वो कुछ भी करे तो हमारे उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो खाली जनता का जनादेश था 24 में। हम बीजेपी वालों से भी कहना देना चाहते हैं कि आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, पर 24 में जनता का जनादेश था, और अब 27 में भी जनता जनता का जनादेश रहेगा। आप खुद सोचिए मैम, आप खुद बताइए, जब मोहन भागवत जी आरएसएस के जो अध्यक्ष के तौर पर हैं, अब वो ये बात बोल रहे हैं कि आप हमें भाजपा के चश्मे से ना देखिए, तो उसका मतलब क्या है? जब अमित शाह जी ने अभी हाल फिलहाल में पार्लियामेंट में क्या बोला था कि मोदी जी तो आरएसएस की विचारधारा से हैं, और अब मोहन भागवत जी ने ऐसा बोल दिया, तो ये खुद ही इतना कंफ्यूज है। ये आरएसएस वाले भी चाहते हैं कि उनका हर एक आदमी कैसे नेता बने, बीजेपी वाले भी चाहते हैं उनका आदमी कैसे नेता बने, कैसे आगे बढ़े, तो ये खुद ही आपस में इतना मुनमुटाव है, इनकी टिकटॉक के ऊपर बंटवारों में इनकी बातें नहीं हो पा रही है। और मोहन भागवत जी अब समझ चुके हैं, अगर ये बीजेपी का दामन पकड़ेंगे तो देश इनको माफ नहीं करेगा। हिंदुत्व तो मैं भी हिंदू हूँ, और हिंदुत्व तो बहुत अच्छी बात है, हिंदुत्व आदमी को, जिस धर्म में आदमी पैदा होता है आदमी को उस धर्म को मानना चाहिए। पर कट्टरपंथा, मैं समझता हूँ कि कट्टरपंथा किसी भी आदमी में नहीं होनी चाहिए, जो बल्कि आरएसएस में है। और इसी बात को लेकर अब बीजेपी आरएसएस के दोनों अलग अलग मोड हो चुके हैं, क्योंकि दोनों ही कट्टर हैं, पर दोनों अलग हो चुके हैं। और अब इनके ठीक है। जो पूरी राजनीतिक में जो आरएसएस आ चुकी है, और इसको छुपाने के लिए ही आरएसएस बीजेपी से दूर हुई है, पर ये कुछ फायदा नहीं है। जनता इनकी चीजों को समझ चुकी है, और 27 में जनता इनको यूपी से उखाड़ बाहर फेंकी। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए मोहन भागवत की तरफ से निश्चित तौर पर जो बयान आया है इसको लेकर देश भर में अब सियासत तो होगी, तो क्या ये आप लोगों का माइनस पॉइंट और विपक्षी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है आने वाले समय के लिए? रत्नाकर जी, आवाज पहुंच रही सर? जी ऋतु जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, प्रश्न पूछिए। सर, जिस तरह से मोहन भागवत जी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है कि भाई बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी के चश्मे से तोलने की जरूरत नहीं है, तो क्या ये पॉइंट आपके लिए माइनस और विपक्षी पार्टियों के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है आने वाले समय के लिए? बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल नहीं पा रही है, शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, लेकिन मैं अपनी बात कुछ कहना चाहूंगा। जो अभी मुझे लग रहा था कि सपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो अपनी बातें रखी थी, एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि देखिए, ये संघ की विचारधारा क्या है, उस विचारधारा से अपोजिट इनकी एक विचारधारा है। उस विचारधारा को ये देश के लोगों को थोपने की कोशिश करते हैं और संघ के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपके चैनल पे भी बताया कि किस तरह से संघ को इन्होंने दुष्प्रचार करने का काम किया, और गांधी जी की हत्या में इन्होंने बताया कि संघ का इन्वॉल्वमेंट था, जबकि कहीं पे भी संघ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया। और उसके बाद संघ पर से मजबूरन नेहरू जी को प्रतिबंध हटाना पड़ा। ये किसी के कृपा पात्र से नहीं हटाना पड़ा। मैं शेट्टी जी को फिर से बोलना चाहता हूँ, ये मजबूरन हटाना पड़ा, क्योंकि कहीं भी संघ के किसी भी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट गांधी जी की हत्या में नहीं था। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि
संघ जो है वह मुस्लिम लीग के साथ दुष्प्रचार ये बार बार चैनलों पे बैठकर करते हैं। ठीक है, अब तक देखिए आरएसएस और बीजेपी को कहीं ना कहीं एक ही विचारधारा के तौर पर यहाँ पर माना जाता था, लेकिन जब यहाँ पर मोहन भागवत की तरफ से खुद इस तरह का बयान सामने आ गया तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे और फिर बीजेपी से भी पूछे जाएंगे कि आखिर इस तरह की स्थिति पैदा हुई क्यों है और सब कुछ ऑल इज वेल है भी या संघ और सत्ता के बीच में या नहीं। बहरहाल समय की कमी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।